Hello. I'm audible to everybody. Some students has to put in chat box yes or no. So already I have received yes. Okay, now nobody will put. It's okay. Thank you. So just for your kind understanding, I'm Santosh Tankle, who's senior scientist in Baba Atomic Research Center since last 23 years. Now I'll be talking to you on career guidance. This session is completely free of cost and it will remain free of cost for ever. So we are not going to talk only for this 1 hour. We will be talking to you for next few sessions in next few days so that you will get clear understanding about new education policies. But moreover, that is governmental part. It is not connected to my professional activity, neither my personal activity, neither my social activity. As I read and understand things better, so I was thinking I will explain it in a better way. But the other part, which is very important, which is my passion, and personally I look into it, that kids, parents, teachers should understand real meaning of education. तो आज हम हमारे साथ पूरे देश भर से बच्चे जुड़े हुए हैं. लास्ट टाइम सेशन में 250 बच्चे हो गए तो ज्यादा बच्चे आ नहीं पा रहे थे. इस बार शायद वो लोग बुरा मान गए, तो इस बार हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है अभी भी. बट ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो मिस करेंगे उनको आसानी से हम अवेलेबल कराएंगे फ्री में, कहीं यूट्यूब पे वगैरह अपलोड कर देंगे. तो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. 2:03 हुए हैं. हम 7-8 मिनट पिछले लेक्चर में जो कुछ हुआ वो रिवाइज करेंगे, और बचे हुए 50 मिनट हम लोग, आपने जो मुझे व्हाट्सएप से सवाल भेजे थे वो हमने सिक्वेंशियली अरेंज किए, मतलब जिसने पहले भेजा उसका पहला जवाब. तो इस तरीके से जो पिछले 4 दिन में हमको सवाल मिले वो तकरीबन 100 सवाल हो गए हैं. आए थे 500, समराइज करके 100 हो गए. तो उनको हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे अगले 2-4 सेशन में. और वैसे ही आपकी एडमिशन की प्रक्रिया हो या आपका करियर पाथ चूजिंग का तरीका हो, ये सारी प्रोसेस इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाली है. तो अपने पास एटलीस्ट एक 15 दिन है, 20 दिन है. तो इस 15 दिन में अगर हम 5 सेशन करते हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. मुझे भी एक महसूस होगा कि मैंने किसी की मदद कर दी. सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्लाइड. मैं आपको कुछ प्रेजेंट करने जा रहा हूं ताकि आपको लास्ट टाइम हमने जो समराइज किया था वो थोड़ा दिखा सकूं. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन पार्ट कि हमने लास्ट टाइम क्या किया. लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था कि करियर गाइडेंस फॉर लाइफ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो कवर करने वाले हैं ये. लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट इज एजुकेशन? तो मैंने समराइज किया कि भाई एजुकेशन इज नॉट द मेयर प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ नॉलेज, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक. अभी सिर्फ नॉलेज गैदर करने से नहीं चलेगा. आपको सिर्फ ट्रेनिंग नॉलेज से फायदा नहीं होने वाला है, बट आपके दिमाग को चुस्त बनाने के लिए एक सोचने की आदत डालनी पड़ेगी या उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. अब इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती है. ऐसे मैंने कहा था कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक इन अ व्हाट साइंटिफिक वे, इन अ व्हाट इनोवेटिव वे, इन व्हाट डिसिप्लिन्ड वे. ऐसे कई एडजेक्टिव जोड़े जा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं. सिर्फ ज्ञान का भंडार दिमाग में डाल के नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए. इसके ऊपर एक स्टोरी है, बट आज वो नहीं बताएंगे. अगली बार आपके सवालों में भी आप मुझे व्हाट्सएप से लिख के भेजेंगे कि सर आपने बताया था कि कैसे सिर्फ ज्ञान का फायदा नहीं होता है, ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना है. ये अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप किसी भी तकलीफ में कभी भी फंसेंगे नहीं, और सबको आपके प्रेजेंस का जब भी जाएंगे और जहां भी जाएंगे फायदा ही होगा. तो ये चीज की स्टोरी आज नहीं, आज हम कुछ मुद्दे रिवाइज करते हैं फटाफट. एजुकेशन के बारे में ये सही समझ जो है, ये नए एजुकेशन पॉलिसी का अहम हिस्सा है. तो ये जो नए आप माइक और वीडियो बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होता है. आप अकेले नहीं है लेक्चर में, तकरीबन 150-200 लोग जुड़ जाते हैं पूरे देश के कोने कोने से. फिर आपके मस्ती के कारण दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से हरकत मत करिए. नाउ कम टू द नीड टू हैव सीजी. सीजी मतलब करियर गाइडेंस. मैंने कभी जिंदगी में करियर गाइडेंस नहीं लिया. मैं 22-23 साल से साइंटिफिक कैडर में हूँ, और इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं गांव से हूँ. प्राथमिक शिक्षा वगैरह मेरी जो है वो जिला परिषद के स्कूल में हुई, मराठी मीडियम में हुई. कहीं भी कभी भी मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन या फिर बहुत ही एडवांस टाइप के स्कूल कॉलेज में मेरा कभी भी जाना नहीं हुआ.
फिर भी मैं इस मकाम पे पहुंच पाया क्योंकि आसान चीज है कि आपने जो डिसाइड किया उसको आप शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे तो कायनात जुड़ जाए ना जुड़ जाए, ओके, बट आपको आपकी मंजिल जो है वो मिलती ही है, क्योंकि मेहनत करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से मैं इस मकाम पे पहुंचा। तो मुझे ऐसे लगा कि पुराने जमाने में और अभी के जमाने में थोड़ा फर्क है। जैसे देखिए लास्ट में हमने लिखा है व्हाट आर पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ करियर। तो इसीलिए पुराने जमाने के करियर में एक छोटा सा इशू था कि जो अवेलेबल विकल्प थे, ऑप्शंस थे, वो काफी कम थे। देखिए ना, अंबेडकर साहब हो या रानडे जी हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब हो, जो भी सावरकर जी हो, सब लोग कहीं ना कहीं बीए, फिर एलएलबी, और कोई न्यायमूर्ति बना, कोई एडवोकेट बना, लॉयर बना, इस तरीके से आर्ट्स से जुड़ी शाखाओं से और लीगल स्ट्रक्चर को जानने वाली शाखाओं से जुड़े थे। जैसे कि वही सिर्फ उपलब्ध था, नहीं शायद उसकी जरूरत थी। बहुत ही कम लोग, जैसे 1928 सीवी रमन जी, नोबेल प्राइज मिला उनको। फिर 1935-40 के आसपास कई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर उसी पीरियड के दरमियान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने छाप छोड़ी। बीसी रे, इन्होंने छाप छोड़ी साइंस फील्ड में। कई नाम लिए जा सकते हैं, जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन, मैथमेटिशियन। बट बहुत ही कम लोग, मतलब सारे लोग आर्ट्स में जाते थे। उन्हीं लोगों ने देश को स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत मदद की। फिर आगे जाके उन्हीं लोगों ने देश की बागडोर संभाली और देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एस्टेब्लिश किया। आज क्या लोग बोलते हैं आर्ट्स के बारे में? आर्ट्स मतलब फालतू। या फिर ऐसी सोच रखते हैं कि आर्ट्स में जाने का वही मतलब है कि आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिली, कॉमर्स में नहीं मिली, तो आप आर्ट्स में चले गए। तो ये जो गलत फहमी है, ये दूर करना भी मेरे लेक्चर का मकसद है। और इस मकसद में मैं जोर तो नहीं डालूंगा कि आपको जाके कहीं एग्जाम देनी चाहिए, आपको कहीं करियर काउंसलिंग का सेशन लेना चाहिए 5-10 हज़ार रुपया भर के। बट ये जरूरी है कि करियर गाइडेंस मिलना जरूरी है। हजारों लाखों ब्रांचेस है एजुकेशन के, प्रोफेशनल करियर के, जिंदगी के बहुत सारे पहलू जानने के लिए आपको बहुत सारी राहों पे जाना पड़ता है। आपके लिए सही क्या है, ये है करियर गाइडेंस। फिर वो एजुकेशन के बारे में यानी एकेडमिक्स के बारे में हो सकता है कि ये गाइडेंस आपके प्रोफेशनल नौकरी धंधे के बारे में हो सकता है कि ये आपके पूरी जिंदगी के बारे में हो। तो इसी को मैं तो करियर गाइडेंस फॉर लाइफ बोलता हूँ। तो इसकी जरूरत आज है, क्यों? क्योंकि हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन गया ऐसे, मुझे सुझाव मिला किसी ने गलती से प्रेजेंट किया होगा। तो हम छोटा सा काम करेंगे, हम फिर से जाएंगे और फिर से प्रेजेंट स्क्रीन कर दूंगा तो आपको दिखने लगेगा। आप ये जो इतने अच्छे से डिसिप्लिन बनाए रखे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये डिसिप्लिन ही जिंदगी में आपको आगे लेके जाने वाली है। ओके, तो चलो, डिसिप्लिन बच्चों के लिए काम करना बड़ा अच्छा लगता है। तो करियर गाइडेंस की जरूरत क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पिछली बार भी किया था, इस बार दोहरा रहा हूं, आप नाराज मत हो जाइए क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग करियर एंड लाइफ। मुझे जो तकरीबन 104 के आसपास सवाल मिले हैं, उन 104 सवाल में बहुत बार लोगों ने बोला सर करियर पाथ कैसे ढूंढना है, जिंदगी का टारगेट कैसे ढूंढना है, खुद का लाइकिंग्स क्या है, उस राह पे कैसे, मतलब मिलजुल के सवाल यही था कि सर जिंदगी में खुद को क्या पसंद है ये कैसे ढूंढे। अभी कोई 20 साल 30 साल पहले ये पूछता तो बड़े बुजुर्ग लोग हंस देते, तुमको क्या पसंद है तुमको ही नहीं पता। बट सच पूछिए तो नए जमाने में ये सवाल एकदम वैलिड है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ इच्छा होने से नहीं होता है, मतलब पसंद है इससे नहीं होता है। आपकी टेक्निकल फिजिकल कंपिटेंसी उसके लिए बनी होनी चाहिए, या फिर आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि उसको परस्यू कर सके। आप बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ, माइक बंद कर दीजिए अपना प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो देखिए, जैसे कि एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक्सट्रीमली गरीब, कोई गवर्नमेंट एड नहीं है, मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं मिले, बट उसने बचपन से इतने हालात खराब देखे कि वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो समाज की बेहतरीन तरीके से सेवा करके कर सकूंगा, जो आजकल के कमर्शियल डॉक्टर नहीं करते। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। मैं ऐसे इतना शॉर्टकट में नहीं बोलना चाहता, बट पिछली बार हमने काफी डिटेल में एक बच्चे के सवाल के ऊपर बात की कि वो बोल रहे कि मैं फार्मर हूँ, फार्मर का बच्चा हूँ, बट मुझे डॉक्टर बनना है। तो अभी डॉक्टर बनने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिनेंशियली वेल ऑफ नहीं हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि मेडिकल की कोई रिलेटेड शाखा चूज कर लो। जैसे कि, ओके ओके सॉरी, प्रेजेंटेशन में आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में ना नए लोग जो आते हैं वो जिनको मालूम नहीं है कि वो बेचारे क्या कर रहे हैं, तो
आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे भाई लोग प्लीज, उससे मेरा प्रेजेंटेशन चला जाता है, फिर मुझे फिर से वापस आना पड़ता है। फिर 10 मिनट का रिवीजन का सेशन जो है वो आपको 20 मिनट अटेंड करना पड़ेगा, बट शायद आपको अच्छा लगता है मेरी बात, तो वी विल हैव इट फॉर द 10 की जगह 15 मिनट्स। हम बात कर रहे थे कि वो जो मेडिकल प्रोफेशन चूज करना चाहता है, ऐसा गरीब फार्मर का बच्चा क्या करेगा, तो वो नहीं डॉक्टर बन पाएगा। शायद उसको नर्सिंग में या फिर पैरामेडिकल्स के कोई बहुत ऑप्शंस है, इसमें वो जा सकते हैं। बट अभी हम उस टॉपिक में, अरे भाई लोग, हेलो हेलो, माइक बंद करो नहीं तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। आप इतना तो डिसिप्लिन रखो। यू आर ऑन द फोरम विच इज ऑन द इंटरनेशनल डोमेन। आप अपने तरीके से नहीं चल सकते, भले आप पीएचडी होल्डर हो या आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता हो। इथिक्स संभालो, बार बार प्रेजेंट करते जा रहे हो। आपको मालूम नहीं गूगल मीट कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको सीख के आना चाहिए। बार बार कितनी बार एक चीज बताएंगे हम? छोटे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, समझ सकते हैं, बड़ों को भी नहीं समझ में आता है क्या? मतलब बदतमीज होने का लिमिट है। जस्ट कीप वॉच, जिन्होंने आवाज का इशू किया वो जो आपके इसमें डिटेलिंग आया होगा उनको निकाल दीजिए। और निकाल मत दीजिए, उसका आईपी एड्रेस नोट कर लीजिए ताकि उसके ऊपर। सत्यन मेहता जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या मेंटल? इनका अपने ही है ये, इनका देख लो क्या है। एंड डोंट टेक दिस सत्यन मेहता अगेन, चाहिए नहीं। मूर्ख लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ वी आर प्रेजेंटिंग, सो वो तो पॉइंट्स तो वही रहेंगे। हम बात कर रहे थे कि जिसको मेडिकल फील्ड पसंद है, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ डॉक्टर समाज के अच्छे से मेडिकल में सेवा कर सकता है। पैरामेडिकल्स के कई ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन से लेके एंडोस्कोपी टेक्नीशियन से लेके अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। फिर आप डी फार्म कर सकते हो, बी फार्म कर सकते हो, आप नर्सिंग कर सकते हो, डीएमएलटी कर सकते हो जो पैथोलॉजी से रिलेटेड। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच वी हैव डिस्कस्ड। इसलिए मैं बोल रहा था कि पैसा जरूरी है। अभी आते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे या फिर उस तरीके के टैलेंट्स। आपको मालूम होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाखों लोग मुंबई आते हैं, और उनमें से कितने लोग हाई लेवल के प्रोफेशनली सक्सेसफुल स्टेबल एक्टर के या इंसान के तौर पे उभर आते हैं? पॉइंट नॉट 1%। क्या हो गई? इच्छा बहुत है, बहुत टारगेट में इंटरेस्ट भी है, बट क्या है, वो कंपिटेंस लेवल नहीं है। कंपिटेंस लेवल मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं होता है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि 4 नहीं 40 धक्के भी आप खाए तो आप उधर संभालना, उधर आपको संभालना आना चाहिए। एक मिनट बस ना, एका जागी। तो आपको ये संभालना आना चाहिए। ओके, अभी ये संभालना नहीं आएगा तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ 3 बिंदु दिए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग करियर एंड लाइफ। जिंदगी में करियर पाथ हो, जिंदगी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सक्सेसफुल होने के लिए 3 बिंदुओं का हमने आधार जरूरी समझा। इंटरेस्ट, फिर मैंने आपको सचिन तेंदुलकर की स्टोरी बताई कि कैसे 10वीं में फेल होने के बावजूद जिंदगी का आगे पीछे सुबह शाम रात सब कुछ उनका क्रिकेट था, तो आज वो भारत रत्न है। हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की। हमने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात अभी आपको समझा दी, और फिनेंशियल कंडीशन की। तो ये 3 मुद्दों के ऊपर हर सवाल का मैं जवाब दूंगा जो आपने मुझे पूछे हैं। एंड पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ये थे कि पुराने जमाने में टेक्निकल एड या एग्जाम्स नहीं थे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाए। मतलब आप बोलेंगे क्या? तो इसके लिए पास्ट प्रेजेंट से कॉन्सेप्ट के लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। इधर मैं देखना चाहता हूँ कौन माइक ऑन करता है। तो हम बात कर रहे थे कि पुराने जमाने में जो चीज नहीं थी वो आज है। क्या? जैसे पुराने जमाने में लाइन में घड़ा गधा घोड़ा हाथी बंदर सांप सबको लाइन में खड़ा करते थे और बोलते थे भाई पेड़ पे चढ़ जाओ, जो सबसे ऊपर चढ़ गया वो होशियार। तो ऑफकोर्स बंदर ही होशियार निकलेगा, फिर ना इंसान भी नहीं वहां पहुंच पाएगा। तो ये जो इस तरीके की सोच थी कि ये करना मतलब ही होशियारी, वो नए जमाने में उसको थोड़ी कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ गए, और बोला गया कि सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशंट इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू थिंक अबाउट द टैलेंट क्वोशंट, इफिशिएंसी क्वोशंट। तो ये सबसे मद्देनजर ये आया कि किसी का किसी चीज में स्पेसिफिकली स्किल हो सकता है, और उस स्किल के सहारे वो अपने लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जैसे लोगों ने कर दिखाया भी। ऐसे कितने लोग थे जो फिजिकली डिसेबल्ड थे बट फिर उन्होंने एवरेस्ट
हासिल, एवरेस्ट पे चढ़ गए, या फिर उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत काम किया। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हमको भी पता है। तो इन सब से ये प्रूव हुआ कि जो करियर के सक्सेस के बारे में हम सोचते हैं, दैट्स नॉट द ट्रू अंडरस्टैंडिंग। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर फिर हमने कुछ सवाल लिए, और पहला सवाल था वही, कोई भाई मैं कि मैं भाई फिनेंशियली ठीक नहीं हूँ, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नीड के ऊपर जाना चाहिए कि इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। तो देन आई सेड कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नीड एंड द इंटरेस्ट। जिंदगी में जिसने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया, मतलब क्या, इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल स्पेसिस। और अडेप्टेबल मतलब जो अपने आप को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करता है मतलब जो सिचुएशन के साथ 19-20 का कंप्रोमाइज कर पाता है। तो जो कंप्रोमाइज कर पाता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको जिंदगी में काफी वक्त मिलेगा जब आप अपने इंटरेस्ट पे कंसंट्रेट कर सकेंगे, अपने खुद के मेहनत के पैसे से इथिकल तरीके से। अभी आज आपको खुद को खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में कंप्रोमाइज करना है, थोड़ा नीड और थोड़ा इंटरेस्ट के बीच में। मम्मी डैडी का सुझाव जो होता है वो नीड बेस्ड होता है, आपका जो झुकाव होता है दैट इज इंटरेस्ट बेस्ड होता है। बट इंटरेस्ट बेस्ड मतलब सचिन तेंदुलकर वाला इंटरेस्ट नहीं होता है आपका। आपका इंटरेस्ट होता है इन्फैचुएटेड इंटरेस्ट, मतलब रास्ते में कोई बड़े हीरोइन का, हीरो का, स्पोर्ट्समैन का बैनर दिखा तो आपको लगता है मैं हीरो बन जाऊं या हीरोइन बन जाऊं या स्पोर्ट्समैन बन जाऊं। फिर अचानक आपको मोदी जी का बैनर दिखा तो आपको लगता है अरे मोदी जी ने इतनी मेहनत, इतनी ऊंची मकाम हासिल की, तो मैं तो अच्छे घर से हूँ, मतलब मेरे घर माँ बाप ने मुझे अच्छा पैसा दिया, एजुकेशन दिया है, तो मैं शायद इससे भी ऊपर चला जाऊंगा। आपको ये समझना होगा, मोदी जी हो, एपीजे कलाम हो, अंबेडकर साहब, ये सब जी जान मेहनत के और मतलब टू मच ऑफ द डेडिकेशन टू द कॉज के एक जीते जागते उदाहरण है। अभी जो नहीं है उनकी बात नहीं करेंगे, बट जो है उनका। तो आप किसी को देख के आपको बहुत अंदर से इंस्पिरेशन फील होती है, और फिर आप उसके दिशा में 2 दिन के लिए सिर्फ दौड़ते हो, दैट इज इन्फैचुएटेड। मतलब भाई किसी ने बोला और आपको एकदम इंटरेस्ट आया और आप दौड़ने लगे, दैट्स इन्फैचुएटेड इंटरेस्ट यू हैव। मतलब बात क्या होगी, मम्मी डैडी एक्सपीरियंस बेस पे नीड की बात बोलते हैं, और आप कुछ छोटी छोटी चीज देख के प्रभावित होके बेवजह उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। दोनों भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गलत है। तो इसको सही ढंग से लाने के लिए ये सेशन है। क्या सेशन है कि भाई एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। क्या है, आपको पहले मेहनती बनना है। मेहनती बना हुआ आदमी, उसका जो भी इंटरेस्ट हो, जैसा भी इंटरेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल होना ही है। ये अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये स्लाइड मैंने फिर बच्चों को दिखाया, जिसमें हमने बोला द वन पर्सन हु कैन सेव यू इज यू। आज जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट डॉक करके भी कुछ लोग घर बैठे और सोच रहे सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वो गलत है। बहुत बार बहुत महान लोगों ने बोला कि आपके लिए कोई क्या कर रहा है उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। और अपने लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, सही ढंग से सोच रहे हो, तो नर्सरी से चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे गए होंगे, गांव के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरा पढ़ाई शुरू किया है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक का पुराना, अभी का और नया एजुकेशन इतना सक्षम जरूर है कि वो आपको इसके काबिल बना दे कि आप आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सको। आप इतने कंपिटेंट जरूर बन जाओगे कि जिस फील्ड में जाओगे वहां अपनी रोजी रोटी जरूर कमा पाओगे। फिर भी ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़े महान सक्सेसफुल बिजनेस फिलंथ्रोपिस्ट ने कहा था कि 80% इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। क्यों बोला था? क्योंकि लोग सिर्फ पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लेते हैं, ज्ञान और उसके पीछे जो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स ऑन दी एक्सपेरिमेंटल एंड प्रोजेक्ट स्केल आनी चाहिए, वो बच्चों को, बड़ों को नहीं आता। शायद उस तरीके से शिक्षा नहीं मिलती, या उस तरीके से जो शिक्षा दी जाती है वो शायद वो आत्मसात मतलब अपने अंदर समझ नहीं पाते। और जब ये आएगा नहीं, तो मराठी में कहावत है, आडात नाही तो पोहऱ्यात कुठून येणार। मतलब क्या, कि अगर आपके अंदर बचपन से आपके संस्कारों में ये नहीं आया, तो आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सारी चीजें रिवील होना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके पढ़ी,
पिछले लेक्चर में। तो सवाल कौन से थे? सवाल थे न्यू एजुकेशन सिस्टम पे, जिस पे फिर से एक बार टच करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर किसी ने पूछा था कोर्सेज फॉर बिकमिंग कंप्यूटर प्रोफेशनल, और इस तरीके के कोर्सेस अगर कंप्यूटर ओके। तो फिर अनम्यूट हो गए। तो अभी हम बात करते हैं इसी तरीके से। तो मैं कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कि कंप्यूटर जैसे प्रोफेशनल में 85-90% वाले लोग जाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए सही प्रोफेशन सिलेक्शन ऑफ द करियर पाथ है, स्पेशली लड़कियों के लिए? ऐसा मुझे पूछा गया। तो जब मुझे ऐसा पूछा गया तो वो मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बताया आज लड़का लड़की ऐसा कोई फर्क नहीं है। एनीबडी कैन डू एनीथिंग। सेफ्टी सिक्योरिटी लड़का हो लड़की हो इनकी इंश्योर करना गवर्नमेंट की पुलिस की जिम्मेदारी है। वो आज नहीं निभा रहे होंगे तो कल निभाएंगे। सो प्लीज डोंट come into that particular comparison. Come to the computer field. It's a evergreen field and may remain evergreen. मतलब आगे जाके भी, अब तक तो एवरग्रीन मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, कंप्यूटर आईटी उसके ऊपर आ गए और छा गए। अभी ये कंप्यूटर का जमाना है। यहाँ होटल के बिल से लेके हॉस्पिटल के ऑपरेशन से लेके कुछ भी करना है, अगर सैटेलाइट भी लॉन्च करना है तो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो ये रहेगा जिंदगी भर, शायद अगले 100 साल तो रहेगा। और 100 साल की हमारी आयु पकड़ भी ले तो मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल को कुछ और कोर्स करने की जरूरत है क्या अपडेट रखने के लिए? सच मानिए तो ग्रेजुएशन के बाद जो आपके रिटर्न टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं वो सारे आपके फंडामेंटल बेस्ड होते हैं। 99% जगह पे इंटरव्यू के लिए पहला सवाल रहता है व्हाट इज यूर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल से इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, और आप मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद आपने आईसी इंजन शब्द बोल दिया, तो आपको आईसी इंजन पे पूछेंगे 10 मिनट। फिर कोई और सब्जेक्ट पूछेंगे, फिर उस पर 10 मिनट। फिर कोई और सब्जेक्ट पूछेंगे, उस पर पूछेंगे 10 मिनट। और सारी जगह पे आपका डब्बा गोल है तो आपको गोल गोल घुमा के वापस भेज देंगे। बट अगर आप सही जगह पे सही बात कर रहे हो, नॉट ऑफ द सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ऑफ द फ्रेशर। आपने उन्होंने पूछा, आपने एक मैच्योर टेक्निकली करेक्ट जवाब दिया, कोई फेकूगिरी नहीं की, कुछ गलत बात नहीं किया, कोई मैच्योरिटी या ऑफेंसिवनेस नहीं दिखाया, देन एवरीबडी वांट्स गुड सिस्टमैटिक टेक्निकली साउंड सिंसियर ह्यूमन इन देयर कंपनी। इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये चीज अगर आप करेंगे या इसमें ये चीज आपके अंदर लाएंगे तो कोई कोर्सेस वगैरह की जरूरत मुझे नहीं लगता है। बट हमेशा बेहतर कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, वक्त के साथ रहे। तो आज कंप्यूटर फील्ड में जैसे लैंग्वेजेस है, डॉट नेट है ना, ये सारी चीजें है, या आप जिनको ये अभी पाइथन वगैरह जैसी चीजें है, तो बेसिकली आप अपना प्रोग्रामिंग का स्किल डेवलप कर सकते हो। कुछ स्पेशल चीज उसके अंदर आपको पसंद है तो उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो, उसी चीज पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो इंजीनियरिंग के दरमियान, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के ऊपर भी 10-20 मिनट पूछा जाता है। तो इनकी मिली जुली सो सारा जो असेसमेंट है, इससे आप इंटरव्यू में रिटर्न में पास हुए या फेल हुए ये डिसाइड होता है। प्राइवेट एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज में तो टेक्निकल कंपिटेंसी इज द ओनली एक्सपेक्टेड। व्हेन यू टॉक of the organization like BRC, Bhabha Atomic Research Center, DRDO, इसरो, यहाँ पे तो 99% चीज सिर्फ टेक्निकल होता है। मेरा इंटरव्यू आज भी मुझे याद है, अगली बार हम नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। तो उनको मैंने सजेशन दिया था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कंप्यूटर लाइक एवरग्रीन फील्ड, आजू बाजू में जो छोटे मोटे कोर्सेस है फिनेंशियली आपको अफोर्डेबल है तो आपको करने चाहिए, बट सिर्फ सर्टिफिकेट से जरूरी है नॉलेज। नाउ कम टू द समथिंग एल्स। किसी ने पूछा था हाउ टू बी डीसी आईएएस आईपीएस, स्टेप्स फॉर दिस, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कितने साल का प्रिपरेशन लगता है, और बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक मिले हुए परसेंटेज का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक एक करके, ग्रेजुएट होना इज द रिक्वायरमेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, ये मैंने बताया। डीसी आईएएस आईपीएस ये सारे एक ही कैडर है। आप यूपीएससी से इन सब में जाते हो, एट लास्ट लेवल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए तो डेसिग्नेशन डीसी होता है, आप महाराष्ट्र जैसे जगह पे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, पुलिस में जाओगे तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बन जाते हो, वो गंगाजल वाला है ना, वैसे टाइप का। तो ये सारी चीजें जो है ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के डेसिग्नेशन है। सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या
जैसे इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स या साइंस का नहीं होता है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो सारे सब्जेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए, देश चलाने के लिए, पॉलिटिकल चीजों के लिए लगते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट है भाई? SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, और आपकी मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, आपका शार्पनेस, रीजनिंग स्किल, और इन सबको जोड़ जोड़ के एक ही चीज लगती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स, एंड इसको बोला जाता है मैथमेटिकल एबिलिटी। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये सब चीज में जाना है और मैं मैथ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तो थोड़ी तकलीफ होने के चांसेस। मतलब मैथ्स जिंदगी में लगता ही है, साइंस हो या फिर आपको IAS बनना हो या आपको बैंक का मैनेजर बनना हो। तो ये चीजें मैं बता रहा था। परसेंटेज की जहां तक बात है ग्रेजुएशन तक के, इससे जितना महत्व नहीं है, बट मैं परसेंटेज को थोड़ा ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि परसेंटेज इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट सिंसियरिटी। आप कितने भी अच्छे क्लासेस में जाओ, 90% तब तक नहीं आएंगे जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं और ठीक से पेपर लिखेगा नहीं। तो बच्चे को ही ये करना है, मतलब बच्चे को रियलाइजेशन आना चाहिए कि मेरा ही मुझे कुछ जिंदगी में करना है, तो अभी से थोड़ी प्लान सिस्टमेटिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए थे, किसी ने पूछा था, तो थोड़ा अभी यही जवाब दे देता हूँ। अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके आपको आपके सब्जेक्ट्स का डेली बेसिस पे 1 घंटा तो स्कूल ट्यूशंस के अलावा पढ़ना चाहिए। समझे ना? स्कूल के अलावा, ट्यूशंस के अलावा आप एटलीस्ट आधा घंटा से लेके 1 घंटा दिल से और दिमाग से पढ़ाई कर रहे हो हर सब्जेक्ट का जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। और फिर देखिए आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली 10-20% से बढ़ जाएंगे और नॉलेज बढ़ेगा। और फिर एक बार ये सब चीज की आदत लग गई कि आपको और इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट लेने के बाद आपका और परसेंटेज बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा, और ऐसे करते करते आज जो 40% वाला बच्चा है वो आगे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। ये कोई अलग स्टोरी नहीं है, स्टोरीज ऐसी ही होती है, बट नॉट, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। देन किसी ने पूछा था कि क्रैक नीट और जी कैसे क्रैक करनी है, कितने साल का प्रिपरेशन चाहिए। तो मैंने बताया था नॉर्मली आजकल इतना हाई कंपटीशन है कि अगर आप मतलब घर पे माहौल अच्छा है, घर वाले भी जानते हैं, तो नॉर्मली 9वीं 10वीं से ही लोग प्रिपरेशन कंबाइंड क्लासेस लगा देते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके फिर 12वीं के बाद जी मेंस एडवांस या नीट कर देते हैं। बट ये जिनके घर पे एजुकेशन और ये सब जो आजकल की कम्पिटेटिव नौटंकी चल रही है वो समझता है, उनकी बात कर रहा हूँ। एक एवरेज फैमिली के घर पे ये माहौल नहीं होता। बट बच्चा होशियार है, जी जान से पढ़ता है, 10वीं 11वीं तक उसने दिल से पढ़ा है। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, सिर्फ 12वीं में भी, मतलब 11th के एग्जाम के बाद अगर आप 12वीं में जैसे एंटर किए, आपने दिल से 12th का और जो आपका प्रायोरिटी है नीट या जी, इसका पढ़ाई करना शुरू कर दिया, किसी से अच्छे से गाइडेंस लिया, नॉर्मली स्कूल टीचर से ही या कोई प्रोफेशनल टीचर जो कम से कम चार्ज करते हैं, बट उनका इंटरेस्ट बच्चों को संवारना, संभालना, उनको आगे लेके जाने से, सुपर 30 के बारे में आपने सुना, वैसे टाइप के लोगों के संपर्क में आप रहेंगे तो प्रोबेबली यूर सिलेक्शन इज पॉसिबल। आप जाके कहीं 6 लाख का 8 लाख का क्लास लगाओगे तो सिलेक्शन पॉसिबल है, इस गलत फहमी से आप बाहर आ जाइए। ये 6 लाख 8 लाख वाले फीस भी बढ़िया लेते हैं और स्टूडेंट्स भी बढ़िया लेते हैं, और फिर वही बढ़िया स्टूडेंट्स को 8 लाख बता के फिर 2 लाख की स्कॉलरशिप देके 6 लाख फीस लेते हैं। और ऐसे 99% वाले बच्चे, अगर 100 में से 50 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो मुझे पर्सनली ऐसे नहीं लगता कि ये उधर के एक इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चों का, माँ बाप का, सबका मिला जुला कंट्रीब्यूशन। तो वो एडवर्टाइज तो इस तरीके से करते हैं कि बच्चा आज जो कुछ है उनके कारण है, तो ये थोड़ा नाइंसाफी है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, इंपॉर्टेंट है प्लानिंग इज द की टू द सक्सेस। दोज हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। सुना है आपने ये? जो प्लानिंग करते ही नहीं वो एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। तो फेल नहीं होना है। फेल होना मतलब किसी को 35% से लेस आना फेल लगेगा, तो किसी को नीट का स्कोर सही ढंग से नहीं आया ताकि बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ये भी फेल होना लग सकता है। बट फेल के बारे में एक आप चीज पक्का दिमाग में डाल दो, जो बच्चे हैं बड़े हैं, फेल्यूर नाम की कोई चीज नहीं होती। फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, क्योंकि फेल्यूर का ही दूसरा नाम है अनुभव, और ये अनुभव के माध्यम से ही आदमी बहुत बहुत तरक्की करता है। उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन ने जब आविष्कार किया ना बल्ब का, तो बल्ब के आविष्कार में इंपॉर्टेंट एलिमेंट था फिलामेंट।
तो ये फिलामेंट के बारे में जब उनको बहुत सारे उल्ट पटांग सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा, और उनको ये बोला 100-200 बार ट्राई करने के बाद भी आपको ऐसे थकान नहीं सी महसूस हुई, आपको ऐसा इरिटेट नहीं हुआ, आपने छोड़ नहीं दिया अटेम्प्ट? तो बोला नो, व्हेन आई सेड कि आई गॉट सक्सेस एट द 150th अटेम्प्ट, 149th attempt on all previous attempts were actually telling me that this is not the way to make the filament. आप समझ रहे बात को? आप हमेशा निगेटिव में पॉजिटिव सोचिए, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। और एक चीज पक्की सोच के चलिए, गणेश मुराह जी, प्रेजेंटेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये प्रेजेंटेशन करने वाले नमूनों के कारण मैंने प्रेजेंटेशन रोक दिया, तो आप कोई प्रेजेंट मत करिए, सिर्फ मेरा भाषण सुनिए, हम धीरे धीरे करके ही प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन फेल्यूर एंड फेल्यूर इज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जैसा कोई बढ़िया गुरु नहीं है, तो हमेशा हर अनुभव फेल्यूर वाला गुरु की तरह लीजिए, एक एडवाइस की तरह लीजिए। अपने मन को बेवजह ऐसा कुछ मतलब व्यथित मत करिए, व्यथित मत हो जाइए। प्लीज प्रोसीड। मतलब ये मम्मी डैडी के लिए जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बच्चों से, जो बच्चे खुद बहुत अच्छे रहते हैं, तो बच्चों का हक है कि वो कहीं कुछ छोटी मोटी गलती करे जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। उनको तकलीफ हो रही तो उस तकलीफ से वो सीखने ही वाले हैं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमने उस दिन जवाब दिया था, और वो सवाल जवाब था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स लाइक सब्जेक्ट। तो उसी सवाल के साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, मैं 24-23 साल से साइंटिफिक कैडर में हूँ, साइंटिस्ट हूँ, सीनियर साइंटिस्ट, आज मैं एसओजी हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर जी। तो लोग मुझे पूछते हैं कि साइंटिस्ट कैसे बनना है, तो मैं पूछ लेता हूँ उनको कि भाई आपको क्या कैसे टाइप का साइंटिस्ट बनना है। तो फिर इसी सवाल पे एकदम उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, पूरा त्रिफला चित, मतलब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो बोला नहीं नहीं, हमारे बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, उसको बड़ा दिलचस्पी है ये चीज में वो चीज में। बोला किस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री? नहीं नहीं, अभी तो छोटा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अभी उसको कुछ वो समझता है। तो मतलब ये बच्चे को कुछ नहीं समझ रहा है, ये मम्मी डैडी का नाटक है। ओके, मम्मी डैडी का, चाचा मामा मौसी अंकल आंटी, कोई दूर दराज के रिश्तेदार, इन सबसे आप बाहर आ जाओ। आज मेरी फेसबुक के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, स्टीव जॉब्स का एक प्रेरणादायी पैराग्राफ, कि भाई आपकी जिंदगी अपनी है, उसको अपने तरीके से जियो, मेहनत से जियो, जो भी करोगे पॉजिटिविटी से करो, और दूसरे के तरीके से मत जियो। उसने भाई 10 लाख का गले में नेकलेस पहन लिया तो हमने बोला 25 लाख का मिलेगा तभी खाना खाऊंगा। कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, वी आर फ्रॉम द वेरी वेरी नाइस लिटिल बिट पुअर डेवलपिंग कंट्री। हमारे पूर्वजों ने हमको एक की इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, सादी रानी उच्च विचार सरणी, मतलब ये मराठी में बोला, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इतने इंपॉर्टेंट कल्चर से हम हैं और हम कुछ अलग ही राह पे जा रहे हैं। तो इन कल्चर से बाहर निकलने के लिए साइंटिस्ट बनना है तो कितने ऑप्शंस है, इसके लिए मैं अभी ये बच्चा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा उनका जवाब देना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स है तो दुनिया है, नहीं तो मंदी है। आज मंदी से जो देश और दुनिया जूझ रही है, इसका कारण है कि इकोनॉमी सही नहीं है। ऐसा इकोनॉमिक्स नहीं करते और ऐरा गैरा नथु उठ के बोलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस दुनिया को चला ही नहीं रहे, जो चला रहे उनको इकोनॉमिक्स समझता ही नहीं। अगर सही इथिकल आदमी, इकोनॉमिस्ट, अगर इस दुनिया को सही ढंग से विदाउट इंटरवेंशन चलाए तो सबके थाली में 3 वक्त का अच्छा हाइजीनिक खाना होगा, सबके लिए मेडिकल सुविधाएं होंगी, और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा एक कैरेक्टर अगर आप दुनिया में निभाना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स जैसा फील्ड आपको चूज करने में हैरत क्या है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू चूज, वन ऑफ द गुड एंड वन ऑफ द नाइस एग्जाम्पल, मतलब इथिकली करेक्ट, इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। कितने अच्छे व्यक्तित्व थे कि सब उनको मानते हैं, कम बोलते थे, इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम था, बट बहुत ज्यादा लोगों को फायदा लग रहा था। एनीवेज, तो ये जो मनमोहन सिंह साहब जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे, उस जैसे इकोनॉमिक्स की एक ऑफशूट ब्रांच है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ब्रांच में आपकी कभी भी कोई भी जरूरत पूरी हो सकती है अगर आप लायक हो। मेरे घर पे झाड़ू पोछा करने का काम है तो झाड़ू पोछा उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। अगर मेरे घर पे खाना बनाने का काम है तो खाना बनाना आने वाले व्यक्ति को मैं रखूंगा। अगर कहीं इकोनॉमिक्स के जानकार की जरूरत है तो इकोनॉमिक्स आना चाहिए ना, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की डिग्री होके थोड़ी ही चलेगा। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही हो तो यू, इफ यू लव दैट फील्ड, इफ यू आर एबल टू स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर 18 to 15 आवर्स फॉर दैट सब्जेक्ट, आपको आगे जाके एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनने से, एक अच्छा
सक्षम क्वालिफाइड व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा और 4 लोगों को सहारा दे रहा है कि आप आपके रोजी रोटी का प्रबंध मैं कर दूंगा, आप मुझे असिस्ट करिए. सो एनीवे, दैट वाज द पार्शियल कवरिंग ऑफ समरी एंड टुडेज सेशन. इस तरीके से उसमें मैंने एक 10-15 मिनट और इसमें 10-15 मिनट बिता के 35 मिनट का सेशन खत्म किया. एंड टुडे वी स्टार्ट फ्रेश विथ अगेन part 2 of our career guidance lecture. So I have to go into the presentation. क्योंकि हम नए तरीके से बात करेंगे तो सवाल लेने के पहले थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत किस चीज की, कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने ये स्लाइड देखी, मैंने ये स्लाइड भगा दी थी कि डिटेलिंग ऑन करियर ऑप्शंस, जो मैं आपके सवालों के जवाब देते देते करूंगा. मैंने बात की थी रोल ऑफ मेंबर्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कैंडिडेट. किस कॉन्टेक्स्ट में? ये कॉन्टेक्स्ट है ये कि फैक्टर्स अफेक्टिंग करियर्स एंड लाइफ में सेल्फ इंटरेस्ट नाम की अगर एक चीज है, तो खुद का इंटरेस्ट बच्चे पहचानने के लिए किसकी मदद लेंगे? तो पहली मदद लेंगे फैमिली मेंबर्स की, दूसरी मदद लेंगे टीचर्स की, और उनके गाइड्स की, तीसरी मदद लेंगे अपने दोस्तों की, और इन सब से जो सुना समझा और जो सही है वो अपने पेरेंट्स के एडवाइस के साथ आगे बढ़ेंगे. ऐसे में माँ बाप का रोल बहुत जरूरी हो जाता. तो रोल ऑफ मेंबर्स इन कांटेक्ट विद द कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई हुए. क्या रोल है ये हम अभी बात करेंगे. देखिए, मैं बचपन से पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाह रहा था. चोर पुलिस भी खेलते थे तो मैं हमेशा इंस्पेक्टर रहता था. आज जाके मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद साइंटिस्ट फील्ड में चला गया, क्योंकि बीच में कोई गाइडेंस ही नहीं था. गांव से हूँ तो आईएएस आईपीएस क्या होता है कभी किसी ने बताया नहीं. इंजीनियरिंग करके बीआरसी में सिलेक्ट होने के बाद पता चला कि एक यूपीएससी नाम की कोई एग्जाम होती है और उससे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बनते हैं. आप बोलोगे तो आप तो बहुत ही, आप ऐसा नहीं बोलोगे बट फिर भी शायद किसी के दिमाग में आया आप तो एकदम मूर्ख हो. तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, यस, इग्नोरेंस था. मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी. मुझे जो काम दिया जाता था मैं बहुत दिल से करता था. उस जमाने में आप इसको मूर्खता बोल सकते हो, लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हो, अज्ञान बोल सकते हो, बट था. तो मैं नहीं बन पाया. तो क्या मैं अच्छा साइंटिस्ट नहीं हूँ? आप इंटरनेट पे डाल के देखिए संतोष टकले को, यू विल सी कि लोग मुझे इतना अच्छे से जानते और इतना अप्रिशिएट करते बिकॉज आई लीव सेल्फलेस लाइफ. मैं मेरा ऑफिस का काम अच्छे से करता हूँ, वहां जो मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है उस अच्छे तनख्वाह से अच्छे अच्छे काम करता हूँ. तो मेरी जिंदगी खुशनुमा है और लोग भी मेरे से खुश हैं. दिस इज माई इंप्रेशन ऑल ओवर इंडिया ओनली बिकॉज आई इंडल्ज इन पॉजिटिव थिंग्स. तो आपको बच्चों को पॉजिटिव थिंग्स में इंडल्ज रखिए, तो कभी भी उनके जिंदगी में कोई फेल्यूर आएगा तो दे विल लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स. मैं उसी पिछली बार के मेरे इस तरीके के डिस्कशन में बात कर रहा था. आई वॉज सीइंग दी सयाजी सिंधेज इंटरव्यू, जो एक फिल्म आर्टिस्ट है. वो बोल रहे थे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दुनिया में जितने खराब लोग हैं उससे 1000 गुना अच्छे लोग हैं. सी द पब्लिक स्टेटमेंट बाय वन फिल्म स्टार हु हैज स्ट्रगल्ड लॉट इन इनिशियल डे. शुरुआत के दौर में उन्होंने काफी तकलीफ सही. जो महाराष्ट्र सबर्ब्स के लोग हैं उनको मालूम है वो क्या है सयाजी शिंदे साहब. तो एनीवे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि बच्चों में सकारात्मकता, बच्चों में हार्ड वर्क, बच्चों में सिंसियरिटी, बच्चों में ट्रुथफुलनेस, बच्चों में ऑनेस्टी डालने का रोल है मेंबर्स का. और ये सारे संस्कार जब आ गए तो बच्चों को, अभी जैसे आज हमारे घर में एक मेंबर है, ही इज गुड एट हाउस होल्ड एक्टिविटी, कुकिंग वगैरह में तो इतना इंटरेस्ट लेते है 7th स्टैंडर्ड में. तो मतलब प्रोबेबली ही इज द गुड एंड डिजर्विंग पर्सन फॉर द होटल मैनेजमेंट. मे बी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो 10वीं तक पढ़ेंगे नहीं. 10वीं तक 90% आ जाए, 95% आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद एक अच्छे तरीके के एजुकेशन के लिए शायद वो 11th-12th साइंस में भी करे, या शायद उसके बाद उनको लगा कि घर वालों ने जबरदस्ती की, मैंने भी बोला कि शायद तुमको लगता है तो इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गए. बट फिर भी पैरेलली ये अगर होटल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहे, जुड़ा रहे, तो आगे जाके उनका ये जो कुकिंग एबिलिटी है वो उनको कहीं से कहीं लेके जाएगा. तो ये जो उनका इंटरेस्ट है ये हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया. अभी छोटे हैं, उनके घर वालों ने नहीं आइडेंटिफाई किया. जब भी ऐसी कोई बात करते तो घर वालों के कान खड़े हो जाते कि क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब घर गृहस्थी के काम में लड़का होते हुए लगा हुआ. जबकि मैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ, आई अप्रिशिएट हिम लॉट. तो ये चीज आप समझिए, घर वालों का रोल है बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है. टीच ओके, स्क्रीन हैज गॉन, सो जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल गेट बैक माय स्क्रीन. ओके, सॉरी, आपको जो तकलीफ हो रही है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसा नहीं बोल सकता, बट जो बाकी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनके कारण स्क्रीन जा रही है. सो वी वर टॉकिंग
कि रोल मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स, उनका ही प्रमुख काम है कि बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करे। वो वेरी हो सकता है, और घर पे अगर सपोज फिकल माइंडेड लोग ज्यादा है कि इधर से उधर, उधर से तितली की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर, तो बच्चा भी आज बोलेगा मॉडल बनना है, कल बोलेगा क्रिकेटर बनना है, परसों बोलेगा गोल्फर बनना है, बाद में बोलेगा इंस्पेक्टर बनना है, एक दिन बोलेगा चोर बनना है। तो दैट इज ऑब्वियस। बट इसमें सही तरीके से बच्चे को पहचानने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जो है सत्य वो बता रहा हूँ। कम टू द सेकंड पार्ट, टीचर्स हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि पढ़ाना भी है। जिला परिषद के टीचर्स को तो जाके टॉयलेट भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती है, सारे नॉनसेंसिकल काम उनके जिम्मे है। बट बेचारे पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, सेवा भाव के उद्देश्य से स्कूलों में आते हैं। तो ऐसे अच्छे टीचर बच्चों पे बड़ा इंप्रेशन डालते हैं। एपीजे कलाम हो या अंबेडकर हो या विवेकानंद जी हो, ये सारे अच्छे टीचर्स के कारण बने। तो टीचर्स का रोल इसमें यही है कि वो आइडेंटिफाई करे, बच्चे के लिए नोट रखे कि, और माँ बाप जब पेरेंट्स मीटिंग में आए तो कुछ बच्चों का, नॉट 100%, बट 50-60% बच्चों के माँ बाप को अपडेट करे कि आपके बच्चों का झुकाव इस तरफ है। एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सिर्फ व्हाट्सएप पे क्या खाया, कब सोया, कब उठा, ये सब पूछने के लिए नहीं होते। फ्रेंड्स आर फॉर एवर, बिकॉज फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इन डीड। तो फ्रेंड्स इन नीड, ये नीड डेली बेसिस की है कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे टाइम पास मत करो, फेसबुक पे मत बैठो। आपस में आपके भविष्य के बारे में, समाज के भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में बैठे रहो और सोचो, ताकि कोई मोदी जी बने, कोई एपीजे कलाम बने, कोई स्वामी विवेकानंद जी बने। ये चाहिए ना देश को। ऐसे कोई किसी दूसरे के हाथ में देके देश ठीक से चलेगा क्या? तो ये सोच दोस्तों में लाने के लिए फालतू दोस्तों से किनारा करिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब उनसे आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये बड़ी बात करने वाले लोग एक्चुअल एक्शंस में बहुत पीछे रहते हैं। उनका मुंह चलाने से 80% काम हो जाता है, तो एक्चुअल काम करने में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में दे आर वेरी पुअर। और आज जमाने में मुंह चलाने वालों की इतनी चलती है कि आप देख रहे हैं, खाते पीते इंसानी सभ्यता ने आज किस तरीके के मकाम पे हमको लाके खड़ा कर दिया कि आज हम पिछले 7-8 महीने से घर पे बैठे, एटलीस्ट लॉक्ड कंडीशन में। हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट इट इज टू मच रिस्क। तो आप समझ सकते हैं, फॉर पर्सनल लाइफ ऑफ कोर्स देश दिन दुगनी चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो कहीं बैठ के काम कर रहा है शिद्दत से। बाकी लोग तो पैसे खाने में लगे हुए, जिनको काम करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का, वो सबसे ज्यादा पैसे खाते हैं। एनीवेज, सो आइडेंटिफाइंग इंटरेस्ट, IQ, EQ, TQ की हमने बात की, उदाहरण भी दिए। अभी हम बात करेंगे एग्जाम की। इस तरीके के कुछ एग्जाम्स होते हैं जिससे बच्चों का झुकाव, आप एक बार देंगे तो बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तरफ है, दूसरी बार पूछेंगे तो बोलेगा नहीं ये तो राइटर बनेगा, तीसरी बार पूछेंगे तो बोलेगा नहीं ये तो डॉक्टर बनेगा। तो ये आप बोलेगे कि वो मशीन खराब है, वो आदमी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो खराब है, कि हमारे बच्चे का प्रॉब्लम है? तीनों का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। सवालों का एक क्वेश्चनर होता है, वो क्वेश्चनर का जवाब आपने क्या दिया, उसका एक इंटरप्रिटेशन बाय ह्यूमन एंड इंटरप्रिटेशन बाय मशीन होता है। जो जवाब निकल के आया उसको इंटरप्रेट करके आपको बताया जाता है। अभी ऐसे कितनी बार होता है कि हम आधे ग्लास को आधा भरा बोल सकते हैं, आधा खाली बोल सकते हैं, है ना? तो इस तरीके के जो क्लासिफिकेशन है, दे आर नॉट वेरी वेरी टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट। बट सबको मिला दो कि माँ बाप का बच्चे के ऊपर ध्यान है, बच्चा भी संस्कारी है, प्रैक्टिकली चीजों को देखता है, महसूस करता है, करने की कोशिश करता है, फिर ऐसी एग्जाम भी दी, मार्क्स भी थोड़े अच्छे ही आ रहे हैं, एंड देन प्रोबेबली ही हैज नाउ अवेलेबल आउट ऑफ 3,03,000, और आउट ऑफ 3,300, और आउट ऑफ 330, और आउट ऑफ 33 ऑप्शंस इन हिज फ्रंट, जिसमें से उसको चूज करना है। तो 5,000 रुपया दे के 3 लाख ऑप्शन के सीधे 3 ऑप्शन हो जाए सिलेक्शन के लिए, जिससे आप सब खुश भी है, तो और क्या चाहिए? यही है इन एग्जाम्स का उपयोग। डिटेल शेड्यूल टू अचीव टारगेट, करियर पाथ कैसे बना? मैं तो एकदम छोटा और सिंपल सुझाव देता हूं। आप सुबह से लेके शाम को, और छुट्टी के दिन और रिलीजियस फंक्शन के दिन का अपना उठने से लेकर रात को सोने तक का एक बढ़िया से आधा आधा पौने पौना घंटे का स्लॉट का टाइम टेबल बना दो। उसमें हर एक्टिविटी लिखो, क्या जैसे 4 बार मुंह धोया ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, खाना खाया, नाश्ता किया, गप मारे, एवरीथिंग, एंड जस्ट चेक। जो 24 घंटे मदर टेरेसा के पास थे, विवेकानंद जी के पास, शिवाजी महाराज जी के पास थे, गुरु गोविंद सिंह के पास थे, वो आपके पास है, और आपके अंदर उनका 1% भी नहीं है। What's the problem? Problem is that you don't use your valuable time efficiently because you don't know where you lose your time. So lose कहाँ कर रहे हैं, इस पे नजर डालिए।
तो करियर पाथ आसानी से बनेगा। टारगेट्स बनाइए जिंदगी के, 4 दिन के, 40 दिन के, 4 साल के। हाँ, आप 70 साल के हो तो भी अपनी अगर बकेट लिस्ट होती है ना कुछ एक, उस तरीके से लिस्ट बना सकते हो 90 साल का व्यक्ति। तो 90 साल का व्यक्ति अपने लिए नए नए टारगेट्स डिफाइन करके उसके पीछे प्लान बना सकता है। बाबा आमटे जी जिंदगी भर इतना काम करके, कितना पद्मश्री मैक्से से भी उनको शायद मिला, इसके बावजूद भी बुढ़ापे में भी उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन छेड़ा। मतलब उनको, उनके अंदर जो एक एनर्जी है वो शांत बैठने नहीं देती। एक रिफॉर्मेटिव माइंड का आदमी व्यक्ति रहता है, क्रांतिकारी, वो बैठ नहीं पाता है, वो काम करेगा। और जो बैठा हुआ रहता है उसको उठने की इच्छा नहीं होती काम करने के लिए। तो आप कौन से साइड में, ये डिसाइड करने के लिए आपको आपके टाइम का एहसास आना लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्लानिंग शीट बनानी पड़ेगी। वी विल डू दिस एज वी गो अहेड विद द सेशंस, वी विल ट्राई टू अचीव दिस। डूज एंड डोंट्स फॉर द किड्स एंड फैमिली मेंबर्स। पहले तो फैमिली मेंबर्स के लिए, मैं जिंदगी में ये कर नहीं पाया, मेरे यहाँ तो इतनी तकलीफ थी, तो मेरा बेटा करेगा। बट बेटे को इंटरेस्ट है कि नहीं वो तो देखो। मतलब आप जो करना कर नहीं पाए वो सचमुच आप कर नहीं पाए हो, कि आप एक्सक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? हमारे घर पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी तो मैं पढ़ नहीं पाया। क्यों भाई? पिछले 30 साल से तो यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी घर बैठे 10वीं के बाद आपको ग्रेजुएट कर सकता है, बीए लेंगे तो डिस्टेंस एजुकेशन से। तो क्यों नहीं हो पाए आप? ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। बीए होने के लिए दिन में 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का पढ़ाई बाकी है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे गलत प्रूव करके कोई बताए जिसको सचमुच बीए होने में इंटरेस्ट है। तो you can understand, you give excuses and explanation for your own failures, and you keep expecting unnecessary things from kids who have total ingredient of you. आपका बच्चा आपकी तरह ही रहेगा, इनसिंसियर, अनसिस्टमेटिक, इनडिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक, सिंसियर हो और वो सही तरीके से बच्चों में लाना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है बच्चों में आपसे ज्यादा फर्क रहेगा। ओके? जो आदमी अपने ही काम में, अपने ही चीजों में बिजी रहेगा, अपने ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहेगा, और बच्चों का निर्माण करने के बाद उनके रहन सहन की तरफ, उनके बिल्डअप की तरफ, उनके संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो इफेक्ट इज वेरी सिंपल, द गांधी जी एंड हिज सन। है कि नहीं? तो आप समझ सकते हो, आपके अच्छे होने से नहीं होता है। समाज में आप रहते हो तो आपका उत्तरदायित्व ये भी है कि आपका जो आगे के जनरेशन है उनको आपको ग्रूम करना ही पड़ेगा। और नहीं ग्रूम करना आता है तो भाई ऐसी जिम्मेदारी बेवजह उठाओ मत। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये हम इसलिए पढ़े क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेशन, ये मैंने ब्रीफ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिए। बट ये जो आज के हम सेशन कर रहे हैं, ये सेशंस में एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। तो हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस जो हमने, आपने ही मुझे भेजे हैं। यहाँ आप कुछ भी, हाँ, सवाल नहीं पूछ रहे ना, अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि सवाल आपको मुझे व्हाट्सएप से ही भेजने हैं। लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ टू बिकम पुलिस, क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्राइटेरिया, विच एग्जाम। आपको 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं पुलिस के लिए। एक होते हैं नेशनल लेवल के, यूपीएससी जैसे, जिससे आप आईपीएस ऑफिसर बनते, इंडियन पुलिस सर्विसेज। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, जिसको बोला जाता है स्टाफ सिलेक्शन या पीएससी, ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके एग्जाम्स हर चीज, हवलदार से लेके पुलिस नाइक से लेके आप इवन डीवाईएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक भी जाते हो। इसी चीज को डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट तक भी जाते हो। ये महाराष्ट्र में एमपीएससी कंडक्ट करता है, छत्तीसगढ़ में सीजीएससी कर रहा होगा, तो इस तरीके से आसाम में कोई एसीएससी कर रहा होगा। तो इस तरीके से एग्जाम होते हैं। अभी बच्चों लोग जानना चाह रहे थे कि क्वालिफिकेशन क्या, नॉर्मली एट लोअर लेवल इवन 10th 12th भी चलता था। पर आज मैं आपको सबको एक, आप सुनते हो तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन इज समथिंग लाइक ए लिटरेसी। एक जमाना था जब लोग, पढ़ाई लिखाई आना चाहिए हिसाब किताब रखने के लिए, या कोई आपको ठग न ले का मतलब आपसे डेप्थ लेगा फिर आपकी जमीन नाम के पे कर लेगा, इस तरीके के बहुत गलत काम पुराने जमाने में अनपढ़ गवार लोगों के द्वारा किए जाते थे, बड़े महान चोर उचक्कों की द्वारा, जो खुद को बहुत बड़े सेठ साहूकार कहते थे। आज वो सब चीज के लिए नहीं चाहिए पढ़ाई लिखाई। आज पढ़ाई लिखाई किस चीज के लिए चाहिए? कि आपको नौकरी मिले, आप अपने पैरों पे खड़े रह सके, आप दुनिया भर के कायदा कानून समझ सके, और आपके हक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके। और ये सब चीज के लिए आपको आपके मस्तिष्क का विकास करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट है। तो मस्तिष्क का विकास होने के लिए 10-15 साल की पढ़ाई चाहिए, ट्रेनिंग टू थिंक चाहिए कि नहीं?
तो ये ट्रेनिंग टू थिंक 15 साल मतलब ग्रेजुएशन। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। इसको मैंने पुलिस एग्जाम से हटके बता दिया। बट इफ यू आर ग्रेजुएट, यू कैन बी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यू कैन बी डीवाईएसपी, यू कैन अपीयर एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एटलीस्ट। ओके, नाउ कम टू द विच एग्जाम। बहुत सारे जो मैंने बताए, इस तरीके से एमपीएससी का भी कुछ ऑप्शूट्स होता है, मतलब एमपीएससी महाराष्ट्र स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी कुछ ऑप्शूट्स है, वो भी सिलेक्शन करते हैं। उसके अपने सिलेबस इंटरनेट पे वगैरह या उनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। मैं जैसे लास्ट टाइम बता रहा था कि हमारे यहाँ एक हॉस्टल है जहाँ यूपीएससी, एमपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने वाले बच्चों को हम लोग रहने की सुविधा फ्री में मुहैया करवाते हैं। बड़ी जगह है, सबको एक एक बेड है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक नेचर से भरा हुआ माहौल है, 4 माले की बिल्डिंग है, 7,000 स्क्वायर फीट जगह है, और एक बढ़िया सा बड़ा किचन है। सिर्फ खाना खुद को बनाना पड़ता है और ग्रोसरीज के पैसे देने पड़ते हैं और बर्तन भी मांजने पड़ते हैं। तो इसका खर्चा लगभग 1,500-2,000 रुपया बच्चों का आपस में ही होता है। हम इसमें कहीं भी खुद को इन्वॉल्व नहीं रखते। वी जस्ट कीप वॉच ऑन दी रेगुलर एक्टिविटी ऑफ किड्स कि वो कोई बदतमीजी, इनडिसिप्लिन न करे। इनडिसिप्लिन का इमीडिएट इफेक्ट है कि घर भेज देते हैं लात मार के। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके की कई सुविधाएं हिंदुस्तान में उपलब्ध है। ग्रेजुएट होने तक सिंसियरली, शिद्दत से आपने पढ़ा होगा, आपको बहुत चाहत होगी, तो आप पुलिस वाले तो आराम से बन सकते हो, अगर ये नए सिस्टम ने और नए सरकारों ने देश में से एक फैक्टर हटा दिया, वो है सी। व्हाट इज दैट सी? करप्शन। पुलिस के सिलेक्शन में, स्टेट गवर्नमेंट के सिलेक्शन में अगर बहुत करप्शन होता है, ऐसे मैं बोलूं तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं खुद सरकारी अफसर हूं और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे मालूम है जिम्मेदार ऑफिसर के नाते। बट जो है वो है। तो ये जब हटेगा तो हर होनार बच्चा अपनी मंजिल पे होगा। और जो होनार और दिल से पुलिस वाला बनना चाहता है, जो पैसा कमाने के, गलत तरीके से कमाने के उद्देश्य से वहां नहीं आना चाहता है, वो पुलिस वाला देश को वही लेके जाएगा जहां हम एक दिन बोलते थे कि इस देश से सोने का धुआं निकलता था या सोने की चिड़िया उड़ा उड़ा करती थी। तो ये तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग क्लीन, क्लियर एंड देशभक्त होंगे, बायास नहीं होंगे, बेतुके फेनेटिक यानी धर्म के पीछे पागल नहीं होंगे। इंसान को सरकारी वर्दी पहनने के बाद निष्कलंक, सॉरी, निस्वार्थी और ऑनेस्ट मतलब प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो ये सारे क्वालिफिकेशंस तो है ही। ओके, मैं देख रहा था गलती से मुझे किसी ने म्यूट तो नहीं किया। हाँ, तो आप बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी जरूरी चीज है, हाउ टू बिकम पुलिस। बहुत छोटे मोटे एग्जाम्स है, आप जिस स्टेट में हो, जैसे कोई आसाम से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, तो आप उसको ढूंढ लीजिए। मार्गदर्शन के लिए मैं हूँ। एक ग्रुप बनाएंगे, 100 लोगों का, और बोलेंगे सर ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ हफ्ते में 1 घंटे का एजुकेशन दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो, आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, देर इज नो प्रॉब्लम। बट एक डिसिप्लिन, सिस्टमेटिकनेस और आपकी तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, ये आप सबको मालूम है क्योंकि मैं आपको आके मिला हूँ इतने दूर आसाम में। ओके, तो लेट्स गो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेस्ट करियर्स फॉर एसएसटी, जिसका हिस्ट्री इंटरेस्ट है, इसका ज्योग्राफी इंटरेस्ट है, जिसका पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्ट है, उनके लिए बेस्ट करियर्स क्या है, ऐसा एक सवाल पूछा गया। पहला चीज तो है, जिनको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, वो अगर इस सब्जेक्ट्स को पढ़े तो इन सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं होता, ये पहली बात समझेगा। जो आपने ज्योग्राफी किताब में पढ़ी और जो आपके घर के बगल की ज्योग्राफी है, जो इतिहास आपने किताब में पढ़ा और जो इतिहास हिंदुस्तान के महल, हिंदुस्तान के फोर्ट्स, हिंदुस्तान के खेत खलिहान बताते हैं, वो सारा इतिहास किताबों से कहीं हटके है। बट शुरुआत तो किताबों से होगी, थेरी से होगी, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा। तो अगर आपने सोच ही लिया कि आपकी जिंदगी इतिहास है या भूगोल है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, मतलब सिविक्स है, तो भाई आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव के आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मोदी साहब को या एपीजे कलाम साहब को अपने देश के तौर से रिप्रेजेंट करते हो। आईएफएस लोग करते यही है कॉन्सुलेट में बैठ के। तो ये सारे काम शुरू होते हैं एसएसटी से। छोड़ो ये सब चीज का इतना आपका इंटेलिजेंस लेवल नहीं, बट पसंद तो है। इतिहास सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब आप सुनाते हो किसी को तो भी उसका भी वही हाल होता है। आप बायास नहीं हो, आप इतिहास इसलिए पढ़ाते हो क्योंकि आपको मालूम है जिसका इतिहास अच्छा है वो इतिहास बनाने में ज्यादा सक्षम होता है।
तो ये अगर आपकी सोच है तो यू आर द वन ऑफ द गुड टीचर। आप टीचर बन सकते हो, इतिहास लेखन कर सकते हो। आज आप देखोगे, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हिंदुओं का इतिहास अगर हिंदुओं ने लिखा है तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, मुसलमानों का इतिहास मुसलमानों ने लिखा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे कि कोई गलत राजा ना मुसलमानों में हुआ, ना हिंदू में हुआ, ना बौद्धों में हुआ, ना क्रिश्चियन में हुआ, ना जूज में हुआ। जबकि आपको भी मालूम है कि 50-60% राजा किस तरीके के राजा थे। सारे शिवाजी महाराज भी नहीं थे, सारे गौतम बुद्ध भी नहीं थे। ओके, तो ये सोच जो है, ये अगर आपको समझ में आए तो आप इतिहास ले सकते हैं अनबायास्ड। अनबायास्ड इतिहास एक दुनिया के लिए धरोहर है। एनीवे, तो ये भी काम हो गया। और ये सब्जेक्ट से जुड़ी, ये तो मैंने इतिहास की बात की, अभी ज्योग्राफी में चाहिए। ज्योग्राफी में क्या नहीं है? ज्योग्राफी इज अबाउट द जियो। जिस पृथ्वी पे, जिस मदर अर्थ पे, धरती मैया पे हम बैठे हुए हैं, कितनी जानकारी हम जानते हैं। आज से 100-150 साल पहले लोग इसको फ्लैट है ऐसा सोचते थे, साइड में जाएंगे तो गलती से गिर जाएंगे ऐसा सोचते थे। तो ऐसी इतनी गलत फहमियां होने वाली अर्थ पे आज टेक्निकल रेनेसांस आया है। ओके, इस रेनेसांस में ज्ञान की नए नए ज्ञान भंडार और शाखाएं खुली है। आप इतने फील्ड चूज कर सकते हो कि जिससे देश कहाँ पहुंच जाएगा। बोलो कि कैसे? देखिए, एक 10 साल पहले था कंडीशन कि जहां पे हवामान खाता बोलेगा 7 जून को महाराष्ट्र में बारिश होने वाली है, तो पकड़ के चलो कि वो 17 के पहले होने नहीं है, या फिर मई महीने में ही हो जाएगी। आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट और जियोग्राफी वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनके सबके पढ़ाई लिखाई का फाइनल आउटकम ये है कि हिंदुस्तान के सैटेलाइट आसमान से जो रिजल्ट्स भेजते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन है कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कौन से पल, कितनी वेलोसिटी की विंड संतोष टकले जी के घर के बगल से बहेगी। ये हमको टीवी पे सुनने को मिलता है, मतलब मेरे गांव से बहेगी तो मेरे घर के बगल से बहेगी ना। तो ये सब जो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के जानकार लोगों की वहां पे प्रेजेंस है। तो आप समझे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। हाउ टू बिकम बैंक मैनेजर। अभी पिताजी को बैंक खोलने बोल देंगे तो एक ऑप्शन है, बट वो गलत तरीका है, मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो अभी हम तकरीबन 3 बजने में पहुंच रहे हैं, तो जस्ट मैं सिर्फ कवर अप करने के लिए एक एक छोटा छोटा 1 सेंटेंस जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बहुत देर तक आपको रोकना नहीं चाहता हूँ। मैं हूं आपके सवाल नंबर 13 पे, और मेरे पास 100 सवाल है, तो अगर 5-6 सेशन होंगे जो मैं किसी भी हालत में 10-15 अगस्त तक खत्म कर दूंगा, ताकि आपको सबको आपके कॉलेज के सिलेक्शन में आसानी हो। But now I'll go and answer your questions in a very single sentence. How to become a bank manager? To become a bank manager, you have to choose probably commerce. आज हम जो पैटर्न आया है नए एजुकेशन पॉलिसी का, इसमें कॉमर्स नाम की कोई चीज होगी कि नहीं पता नहीं। साइंस नाम की, आर्ट्स आर्ट्स का सब्जेक्ट साइंस वाला, साइंस का सब्जेक्ट कॉमर्स वाला, कॉमर्स का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वाला ले सकता है। तो फिर चीजें आसान हो जाती है। क्या आपको एक एजुकेशन लेना है जो कॉमर्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, और फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको उस तरीके के जो बैंक के ट्रांसैक्शन रिलेटेड फील्ड से, फिनांस हो, एचआर हो, और इस तरीके के चीज से जुड़े हुए एमबीए करने हैं। देन द रिक्रूटमेंट्स आर थ्रू रिटन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, वॉक इन्स एंड सो मेनी थिंग्स। इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। इससे आप बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल बैंक में सिलेक्ट हो सकते हो। डिटेल में फुर्सत से बात करेंगे। इसी तरीके से किसी ने पूछा सीए कैसे बनना है। 12th के बाद कॉमर्स बैकग्राउंड में सीए के एग्जाम्स होते हैं, उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस होते हैं। ये सीए लोग ही आगे जाके टैक्सेशन एंड रिलेटेड, फिनांस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड एडवाइसेस बड़ी छोटी कंपनी आम आदमी को देते रहते, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न। तो सीए बनने के लिए 12वीं आपको, 10वीं के बाद कॉमर्स, और कॉमर्स में आपको एक काबिलियत दिखाते हुए सीए की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। हाउ टू चेंज एटीट्यूड और बैड डिसीजन टेकिंग, स्पॉइलिंग वर्क, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजी। ये उन्होंने पूछा है कि कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर पाता हूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, मेरा एटीट्यूड ही कुछ गलत है, मेरा डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो मैं कैसे सुधारूं? लोग बोलते हैं उनको भूल जाओ। वो गधे वाली स्टोरी पता है? गधा, एक लेडी, एक हस्बैंड जा रहे थे, तो जब बैठे तो बोला बैठ के क्यों चल रहे हो, जब लेडी बैठी तो बोला लेडी क्यों बैठी है, जेंट्स बैठा तो बोला जेंट्स क्यों बैठा। फाइनली उन्होंने उठा के लिया गधे को, तो बोला गधे को उठा क्यों लिया। तो दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों को छोड़ो। अगर आपको खुद को ऐसे महसूस होता है
कि आपने जो बोला यहाँ हमको भेजा वो आपके अंदर कहीं है, डोंट बॉदर, कीप वर्किंग। ओके, जो मेहनत करेगा वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी के काम आने के लिए। आपको ऐसे लगता है कि चलो आपको लिखना नहीं आता, 10 दिन की जगह 10 महीना प्रैक्टिस करो, आप लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलो आपको लगता है कि आपको मशीन रिपेयर नहीं करना आता, 10 दिन मशीन के साथ बैठो, किसी गाइड के मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, मशीन रिपेयर करना आ जाएगा। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, चलो इंग्लिश के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, दिन में 5 घंटे में से 2 घंटा इंग्लिश अपने आप से मिरर के सामने बैठ के दोस्तों के साथ बात करते हुए इंग्लिश में दिन में कम से कम एक 20 नए शब्द पढ़ने हैं। इस तरीके की फिलोसॉफी फॉलो करो तो आपका डिसीजन मेकिंग जो गलत हो रहा है वो धीरे धीरे अनुभव से सही हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रैक्टेड, अरे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आपकी उम्र जो है ना, एक उम्र की 15-20 साल तक, हमारे मराठी में एक गद्दे पंचविशी नाम का वर्ड है, मतलब आदमी गधा रहता है 25 साल तक। ओके, तो 25 साल तक आप गधे जैसी कोई भी हरकत कर सकते हो, कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी अनइथिकल काम नहीं करना है, कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी। पॉजिटिव स्पिरिट से आप काम करते रहिए, 25 साल के बाद जो अनुभव आपके पास होगा उससे आपको लोग समझदार बोलने लगेंगे। बट सिर्फ हाथ पांव हिलाते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपसे मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स, ये कुछ एग्जाम्स हैं। इसके अलावा एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। उसी बच्चे ने पूछा हाउ टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन लाइक अ फुटबॉलर। अभी पेले की जीवनी पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद आप मैराडोना को पढ़ लीजिए, फिर बाईचुंग भूटिया को पढ़ लीजिए, और कभी कभी सचिन तेंदुलकर को भी पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। वो जिंदगी भर सिर्फ फुटबॉल सोचते थे। आप सोचते हो क्या? अगर आप सोचते हो तो क्या आप आपके कॉलेज के स्कूल के टीम में हो क्या आप स्कूल के टीम के कैप्टन हो क्या आप हर मैच में आपके टीम की मदद से आप टीम को मदद करके गोल करते हो क्या आपके टीम स्पिरिट की भावना मजबूत है क्या, कि सिर्फ मुझे ही आगे जाना है? इस चीजों की तरफ देखिए। अगर आप इस सब चीज में फिट होते हैं तो फुटबॉलर नहीं बनेंगे तो एयरफोर्स के पायलट बनेंगे, या एयरफोर्स के पायलट नहीं बनेंगे तो फुटबॉलर बनेंगे, फुटबॉलर नहीं बनेंगे तो फुटबॉल एकेडमी तो जरूर खोलेंगे, जिससे आगे जाके हिंदुस्तान का पेले या मैराडोना बनेगा। बट उसके लिए आपको आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जो मैंने स्लाइड दिखाया था कि भाई द वन हु टेक्स मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग यू इज यू, तो वो आप है। हाउ टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, फुर्सत से बात करेंगे, बट घर पे पहले मम्मी डैडी के कपड़े जो फटे होते हैं ना वो सिलना चालू कर दो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ना कभी रसोई देखी है, ना कभी किसी की थाली उठाई, ना कोई बर्तन साफ किया, और माँ बाप से लाख रुपया लेके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते, और फिर घर पे आके सिर्फ माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। सॉरी, मैं थोड़ी गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो कि इसके पीछे एक गुस्सा है कि माँ बाप ने जिंदगी भर मेहनत की, पर माँ बाप ने बच्चों को मेहनत करना सिखाया नहीं, और बच्चे ने भी वो संस्कार लिए नहीं। तो सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। फैशन डिजाइनिंग इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग, क्योंकि हाँ, इंसान है तो कपड़ा पहनेगा, कपड़ा उतारेगा तो भी उसको आजकल लोग फैशन बोलते हैं। तो उतारने के भी जो तरीके होते हैं, कम करने के स्पेशली, उसको फैशन डिजाइनर बखूद ही समझते हैं। आप जब मनीष मल्होत्रा वगैरह नाम लेते हैं तो भाई हमारे घर पे जो मम्मी डैडी सिस्टर मेरी वाइफ जो कपड़े पहनते हैं हार्डली 200-300 रुपए का होता है, और वही कपड़े वैसी टाइप के कपड़े जब हीरो हीरोइन पहनते हैं तो लाखों में होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं दिमाग होता है। आप खुद ही देख लो, देवदास मूवी की बात करो, या फिर वो बाजीराव मस्तानी वाले फिल्म के इसकी बात करो, वो ड्रेसेस में एक कहीं ना कहीं कशिश है, कहीं ना कहीं एक टैलेंट दिखता है उभर के। तो ये सब फैशन डिजाइनिंग होता है। फैशन टीवी मतलब फैशन डिजाइनिंग नहीं है, ये आप अपने दिमाग में डाल दो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू बिकम पॉलिटेक्निक इंजीनियर। डिप्लोमा ज्वाइन करना है 10वीं के बाद। मोस्ट ऑफ द बिहार वगैरह में एंट्रेंस एग्जाम्स है, तो बच्चे 12वीं तक जाते हैं, और 12वीं के बाद वो एग्जाम क्लियर करके फिर पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। पॉलिटेक्निक इज नॉट ग्रेजुएशन। तो आपने 5 साल की पढ़ाई तो कर ली, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं भी कुछ करते हैं, और फिर पॉलिटेक्निक के 3 साल, बट आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड एग्जाम्स गवर्नमेंट के नहीं दे सकते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री में अनस्किल्ड, स्किल्ड, फिर टेक्निकल मैन पावर में स्किल्ड में आईटीआई वगैरह आते हैं, वोकेशनल कोर्स वाले, फिर डिप्लोमा वाले, फिर डिग्री वाले, फिर उसके ऊपर अनुभवी लोग। इस तरीके से ढांचा या हायरार्की बनती है। इसमें आपका पोस्ट जल्दी भर जाएगा, क्योंकि ये डिप्लोमा वाला पॉलिटेक्निक फील्ड ऐसा है जिसमें अर्निंग जल्दी चालू होता है। तो गरीब बैकग्राउंड के बच्चे खुद को फिनेंशियली स्टेबल करके आगे की पढ़ाई खुद से कर सकते हैं। होपफुली गवर्नमेंट मस्ट हैव मेड सम प्रोविजंस इन अ न्यू एजुकेशन सिस्टम इन दिस वे, कि बच्चे पढ़ते पढ़ते
कमाई करते करते पढ़ाई कर सके। ओके, लेट्स, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ स्वावलंबन आणि शिक्षण, मतलब खुद के इस पे खड़े रहते हुए एजुकेशन कंप्लीट करना। एक कोई हमारे यहाँ बहुत महान कर्मयोगी थे, डॉक्टर, सॉरी अभी मैं भूल गया उनका नाम, कर्मवीर भाऊराव पाटिल। ओके, तो ये कर्मवीर भाऊराव पाटिल साहब जो थे, उन्होंने ये नारा दिया था, स्वावलंबन और शिक्षण। तो अभी हम आगे चलेंगे। मेरे सेकंड्स बढ़ गए, मैं नॉर्मली 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करता, बट आई जस्ट वांट टू एड्रेस समथिंग। हाउ टू सिलेक्ट बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है। अभी इन्होंने ये सवाल क्यों पूछा, आपको तो ऐसे लग रहा हो क्यों पूछा, तो मुझे भी थोड़ा लगा, फिर बाद में ऐसे लगा कि शायद सवाल इनका होगा, या किसी ने उनको बोला इंजीनियरिंग में तो तुमको जाना है, फिर किसी ने आके बोला एरोस्पेस इंजीनियरिंग बढ़िया है, बहुत स्कोप है, किसी ने बोला नहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, उसमें स्कोप है। फिर बच्चा सदमे में आ गया, कौन सा करूं। बात स्कोप की कर रहे हैं क्या हम लोग, बात कर रहे हैं कि आपको आपका इंटरेस्ट ढूंढना है, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज इस फील्ड में है क्या, सिलेबस इंटरनेट पे अवेलेबल है, और अगर है तो आपको उसमें जाना है। जो चीज पसंद है वो हम ज्यादा दिल से करते हैं, जो चीज दिल से करते हैं उसमें हमको एक्सपर्टीज हासिल होती है, और जिसमें एक्सपर्टीज हासिल होती है उस एक्सपर्ट व्यक्ति की सब जगह जरूरत होती है। अभी मैं सेशंस में या जहां भी लेक्चर में जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेता हूँ, बट मैं डिसिप्लिन की बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और चिल्लाता भी हूँ उसी तरीके से। बट पीएचडी होल्डर हो या कोई यूनिवर्सिटी का डीन हो या कोई यूनिवर्सिटी का ओनर हो, everybody respects me because he understand I have got expertise in a certain things। वो एक्सपर्टीज के लिए उनको मुझे सर बोलना ही पड़ता है। तो आपको एक्सपर्ट बनना है आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में, मेहनत करके और इथिक्स बनाए रख के। ये एरोस्पेस की कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या अच्छा है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं नहीं, बट आपको मैं मदद जरूर करूंगा। तो हमेशा की तरह पिछली बार 10 सवाल, इस बार 10 सवाल, 20 तक हम पहुंचे। आगे हुए बचे हुए 80 सवाल जो है हम लेंगे अगले तकरीबन 4 सेशंस में। आपने इतने दिल से मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं ये सोच के चल रहा था, हमारे पैरेलली, मतलब हमारे, मतलब मेरे से जो जुड़े हुए अच्छे बच्चे और पेरेंट्स हैं, हमारे पैरेलली कुछ सेशन चल रहे हैं, कुछ सांप के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं, क्योंकि नाग पंचमी बीच में हुई महाराष्ट्र में, तो मैं गलत फहमियां दूर करना चाह रहा था। मुझे भी स्नेक बाइट हुआ था, मेरी सांपों के ऊपर कुछ किताबें हैं, तो सांप का एक लेक्चर चल रहा है। एक साइंस के ऊपर चल रहा है जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी और रिलेटेड विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के ऊपर बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये चले कंटिन्यूस बेसिस। आप सबको मैं ये मैसेज भेजा करूंगा, लिंक यही रहेगी। हियर आफ्टर मोस्ट ऑफ माय पब्लिक लेक्चर विल हैव दिस लिंक ओनली। आप जो सारे डिसिप्लिन बच्चे यहाँ मौजूद हैं, 90 बच्चे जिन्होंने माइक ऑन नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की, वो सारे बच्चों को ओपन इनविटेशन है, यू आर फ्री टू ज्वाइन मी एनी टाइम। वो लिंक को ही फॉलो करना है। नॉर्मली आप पकड़िए कि मेरा पब्लिक लेक्चर अलाउंस हुआ है, मतलब यही लिंक रहेगी। सिर्फ बदतमीजी नहीं करनी है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जैसे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस तरीके से हमने एक फिलांथ्रोपिक प्रोजेक्ट नया लॉन्च किया, जिसमें हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं कम से कम पैसे में, ताकि टीचर्स को पैसे दे सके। 2 मीडियम है, सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया चलता है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों चीजों को हम पढ़ाते हैं नर्सरी से लेके 11वीं तक। अगली साल 12th चालू करेंगे। तो इधर के सारे एडमिशन के लिए बहुत ही कम फीस है। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है, यू कैन जस्ट give me WhatsApp message, I will send you details। I don't want to bother you just like that। Coming to other part, मेरे घर पे एक यूपीएससी का हॉस्टल है, जो सुविधा ये कोरोना के बाद आप मुहैया करा सकते। यू कैन कम एंड स्टे देयर फ्री ऑफ कॉस्ट विद ईटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1800। एक पढ़ाई का माहौल है, मैं भी यही रहता हूँ, इधर ही गाँव में, शिरढोण। संतोष टकले आप गूगल पे ढूंढेंगे तो आज आपको मेरा लोकेशन मिल जाएगा। अपने घर से कितना दूर है ये भी ढूंढ लीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाने का पैसा छोड़ के। तो ये सारी चीज के लिए, और इसी अलावा कुछ आपके दिमाग में प्रोजेक्ट है, कुछ टेक्निकल चीज करना चाहते हैं आप, तो मैं पनवेल में भी आपके साथ जुड़ा रह सकता हूँ, जो शहर की जगह है वहां पे। आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए जगह वगैरह चाहिए तो मेरे पास जगह है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, सपोज आपका ये सब चीज के कारण मेरे से कांटेक्ट नहीं रहा, तो गूगल पे मेरे बहुत सारे आर्टिकल, यूट्यूब वीडियोस और बहुत सारी चीजें उनको आप मुहैया करा सकते हैं। नाउ डोंट फॉरगेट, ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। सब घर पे, आप घर पे बैठ के पैसा बचाते हो, क्यों? क्योंकि आने जाने का वक्त बच गया, पैसा बच गया, अनसेफ प्रैक्टिसेस बच गए। घर बैठ के एक्सरसाइज करिए, दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करिए, और अपने आप को सोशल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रखिए। इतनी सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आगे जाके आप देश के लिए एक लायक नागरिक साबित होंगे।
और देश आपसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप खुद लायक और सक्षम बनो, ताकि देश दुनिया के नजर में एक सक्षम और कैपेबल कंट्री बने। तो इसी के सहारे हम, इसी के साथ आज हम रोक देते हैं। और आप सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। बाय बाय। थैंक यू। प्लीज लीव बाय मीटिंग। सर। बाय बाय। बाय बाय। प्रियंका मैडम और शंकर सर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं अगर आप है तो सिस्टम में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। सर। बाय बाय। चलो बाय बाय, सी यू। चलिए चलिए सब लोग, आपका चाय का टाइम हो गया। बाय सर। गुड नाइट। बाय बाय। बाय गुड सर। नाइट। बाय बाय। बाय चलो सर। चलो, मुझे मीटिंग क्लोज, यस बाय बाय, मीटिंग क्लोज करनी है। चलिए, आप जिनके सवालों के जवाब नहीं दिए वो अगली बार दे दूंगा। चलो चलो चलो, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। चलो सब लोग जल्दी। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए चलिए मैडम, ये रह गए कोई तो। हाँ चलो, खत्म।